जय हिंद मेरे दोस्तों। आप सभी के लिए मैं फिर से 10th क्लास का जो हिस्ट्री चैप्टर है सोशल साइंस में, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका जो वीवीआई क्वेश्चन है वो मैं लेकर आया हूँ। चलिए देखिए, प्रश्न है, पहला प्रश्न है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण था। यानी 1848 ईस्वी में जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था उसका क्या कारण है, इसमें पूछ रहा है ना। तो देखिए इधर 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का निम्न कारण था। देखिए पहला कारण क्या था, मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव। यानी वहाँ का मध्यम वर्ग था जिस पर शासन का प्रभाव था, वहाँ शासन किया जा रहा था, अत्याचार किया जा रहा था। दूसरा क्या, राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव। वहाँ का जो राजनीतिक दल था वहाँ अच्छा राजनीतिक दल नहीं था। तीसरा क्या, समाजवाद का प्रसार। वहाँ अच्छे समाजवाद नहीं था, वहाँ अच्छे समाज का निर्माण नहीं था, है ना। चौथा क्या, लुई फिलिप की नीति की असफलता। लुई फिलिप ने एक नीति बनाया था, एक नियम बनाया था, उसकी असफलता। देखिए इस क्रांति का सबसे प्रमुख कारण लुई फिलिप की नीति और जनता में उसके प्रति असंतोष था। देखिए क्रांति तो हुआ जिसमें से एक प्रमुख कारण था लुई फिलिप की नीति, और फिर वहां के जो राजा था उसके प्रति जनता का आक्रोश था, यानी उसका विरोध कर रहा था। उससे जनता जो था राजा से क्या कर रहा था, विरोध था, उससे असंतोष था, यानी उससे खुश नहीं था राजा से। देखिए वह जनता की समस्या को सुलझाने में असमर्थ रहा, जिसके कारण क्रांति का सूत्रपात हुआ। देखिए वहाँ के जो राजा था, वहाँ के जो जनता का समस्या था उसे सुलझाने में वह असमर्थ रहा, जिसके कारण क्या होगा, वहाँ क्रांति का सूत्रपात हुआ। सूत्रपात मतलब शुरू होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका था। यानी इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया ने क्या भूमिका निभाया। इटली जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रिया के शर्त पर हुआ। इटली और जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रिया के शर्त पर हुआ, क्योंकि इटली जर्मनी के प्रांतों पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य एवं हस्तक्षेप था। देखो क्यों हुआ ऑस्ट्रिया के शर्त पर, क्योंकि इटली और जर्मनी के अधिकांश राज्यों यानी प्रांतों में राज्यों पर क्या कर रहा था, हुकूमत कर रहा था। कौन, ऑस्ट्रिया कर रहा था। ऑस्ट्रिया को इटली एवं जर्मनी से बाहर करने पर ही दोनों की एकीकरण संभव था। जब तक ऑस्ट्रिया को इटली और जर्मनी के राज्यों पर से उसे हराकर भेजा नहीं दिया जाएगा, उसे वहां से बाहर नहीं किया जाएगा ऑस्ट्रिया को, तब तक इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था। और ऐसा करने के लिए दोनों राष्ट्रों ने ऑस्ट्रिया को बाहर निकालने के लिए विदेशी सहायता लिया। ऐसा तभी संभव था, ऑस्ट्रिया को तभी बाहर निकाला जा सकता था जब तक वो बाहरी सहायता नहीं, यानी विदेशी सहायता नहीं लिया। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, यूरोपीय इतिहास में घेटो का क्या अर्थ है। यानी यूरोपीय इतिहास में घेटो शब्द का क्या यूज किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है, ये जानेंगे, है ना। देखिए घेटो शब्द का व्यवहार मूलतः मध्यकालीन यूरोपीय शहरों में यहूदियों के बस्ती के लिए किया गया। यानी मध्यकालीन में, यूरोप में जो मध्यकालीन यानी बीच का टाइम चल रहा था, बीच का मीडियम पीरियड जो चल रहा था, उसमें यहूदियों का जो बस्ती था उसके लिए घेटो शब्द का प्रयोग किया गया था। यानी यहूदियों की बस्ती को कहा जाता था घेटो। यहाँ देखिए, लेकिन परंतु वर्तमान समय में जहाँ विशेष धर्म, प्रजाति और जाति के लोग एक साथ रहते हैं, उसे यह इंगित करता है घेटो शब्द। देखिए परंतु वर्तमान समय में यह विशेष धर्म, प्रजाति या सामान्य पहचान वाले लोगों के एक साथ रहने वाले स्थान को इंगित करता है, जहाँ सभी प्रकार के धर्म, एक समुदाय, एक जाति रहता है, उसी जगह को, उसी स्थान को यह इंगित करता है। अगला देखिए, मेटरनिक युग क्या है ना। मेटरनिक युग क्या है, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के 1815 से 1848 ईस्वी तक के काल को मेटरनिक काल कहते हैं। यानी 1848 ईस्वी तक जो काल है, 1815 से 1848 ईस्वी तक के काल को मेटरनिक काल कहते हैं, मेटरनिक युग कहते हैं। मेटरनिक निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था। इसका मतलब क्या होगा, यानी वह लड़ाई झगड़ा से एकदम कहता है जिसको अलग रहता था, है ना। यानी वो शांति का राजा था मेटरनिक, ठीक है। और क्रांति का घोर विरोधी था, जो क्रांति लड़ाई झगड़ा करता था उसका घोर विरोधी था।
वह क्रांति का कट्टर शत्रु था तथा क्रांति विरोधी भावनाओं का समर्थक था। जो क्रांति का विरोध करता था उसका मेटरनिख क्या करता था, सहायता करता था, यानी उसका साथी था। वह राजा के दैविक अधिकार में विश्वास रखता था और देवी देवताओं में विश्वास रखता था। ठीक है, अगला क्या है, राष्ट्रवाद। यानी राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक भावना है जो उनमें परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित करती है। यह भावना आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का परिणाम है। देखिए राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्रवाद एक दूसरे के प्रति यानी देश में रहने वाले सभी लोगों के बीच एक प्रति क्या प्रेम और एकता को स्थापित करता है, यही है राष्ट्रवाद। अगला प्रश्न देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। जब जर्मनी का एकीकरण करना था तो उसका क्या बाधाएं थी जो जर्मनी का एकीकरण करने में रुकावट डाल रहा था, है ना, तो उसके बारे में बताना है। तो देखिए जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं निम्न थी, यानी बहुत थी, या नीचे दिया गया जो थी। पहला क्या था, लगभग 300 छोटे छोटे राज्य, वहाँ इतना छोटा छोटा 300 राज्य में बटा हुआ था, है ना, जर्मनी 300 राज्य छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। उसके बाद इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं थे और वहाँ के जितना भी राज्य था सब अलग अलग धर्म था, वहाँ के यानी भेदभाव करता था अपने आप में। ठीक है, विषमताएं थे, धर्म जाति में भेदभाव करता था। तीसरा है राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, वहाँ देश के प्रति किसी का प्रेम नहीं था। राष्ट्रवाद कहने के मतलब देश के प्रति प्रेम किसी का नहीं था, यानी अभाव था, यानी नहीं था। ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप, और उन छोटे छोटे राज्यों पर ऑस्ट्रिया क्या कर रहा था, हुकूमत कर रहा था। मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति और मेटरनिख का जो नियम बनाया गया था वो, ये सभी बाधाएं जो था जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शीत युद्ध, यानी शीत युद्ध क्या है या शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन ऐसा आएगा। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूंजीवादी राष्ट्र अमेरिका तथा साम्यवादी राष्ट्र रूस के बीच प्रत्यक्ष रूप से युद्ध न होकर वाक द्वंद्व के द्वारा एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश किया गया। प्रत्यक्ष युद्ध कभी भी हो सकता था। देखिए शीत युद्ध क्या है ना, पूछेगा आपसे शीत युद्ध क्या है, आप क्या समझते हैं शीत युद्ध से। तो शीत युद्ध क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो उसके बाद पूंजीपति राष्ट्र कहा जाए तो किसे, अमेरिका को, साम्यवादी राष्ट्र कहा जाए तो रूस, तो ये दोनों के बीच प्रत्यक्ष रूप से युद्ध ना होकर और एक दूसरे के वाक द्वंद्व के रूप में, एक दूसरे के बम बारूद के द्वारा युद्ध ना होकर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश किया गया था, है ना। ये युद्ध कभी भी हो सकता था, यानी प्रत्यक्ष युद्ध कभी भी हो सकता था, यही है शीत युद्ध। अगला प्रश्न क्या है, लौ एवं रक्त की नीति क्या है। लौ एवं रक्त की नीति क्या आपसे पूछेगा, तो देखिए लौ एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया, यानी लौ एवं रक्त की नीति किसने बनाया, तो बिस्मार्क ने बनाया। तो क्यों बनाया था आप देखते हैं। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्तियों की सहायता से जर्मनी का एकीकरण करना था। अब देखिए इस नीति में क्या होता है, नियम, इस नियम के अनुसार, इस नियम लगाया गया था इसमें कि इस नियम के अनुसार सैन्य शक्ति द्वारा, सैन्य में सैनिकों द्वारा, सैनिक का जो शक्ति है उसके द्वारा जर्मनी का एकीकरण करना था। देखिए ये सब क्वेश्चन है आप सभी के नहीं, बोर्ड में जो पूछा जाएगा यही सब क्वेश्चन रहेगा, आप लोग इसे याद कर लेंगे। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट और लाइक करना ना भूले, ताकि मैं फिर से आप सभी के लिए वीवीआई प्रश्न बनाता रहूंगा और आप लोग याद करते जाइएगा। ये सभी प्रश्न, ये सब जितना भी प्रश्न हम बता रहे हैं सब वीवीआई आपके एग्जाम के लिए एकदम वीवीआई है, यही सब क्वेश्चन रहेगा, इसके अलावा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो ये सब आप लोग अभी से कंठस्थ कर लीजिए और फिर अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है, तो अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है तो ये सभी को आप लोग याद कर ले। मैं मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।